अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं जी ढेंगा के मायानाज़ सीनियर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब के साथ, जो कि लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और इनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। यहाँ पे इनके बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तस्वीर जो है फ्रेम करवा के इन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की लटकाई हुई है, और इधर सामने भी जो है लगी हुई है, और अपने मेन काउंटर के ऊपर इन्होंने जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर लगाई। इससे साबित होता है कि ये कितने बड़े फ़ैन हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के। इनसे जानते हैं किसका क्या राजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक। शुक्रिया आपका। मैं तो आपने सनशाइन की जो टीम है बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया, देखा, और इससे मैं बहुत आज मुतासर हुआ, बहुत खुश हो रहा हूँ कि रफ़ी साहब के बारे में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और शायद ये पहली दफ़ा ही है कि मैं इस फोरम से बात करूँगा रफ़ी साहब के बारे में। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपका शोबा तो डॉक्टर ही है। अक्सर हम जाते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में, वहाँ पे डॉक्टर्स की तस्वीरें होती हैं, साइंसदानों की तस्वीर लगी, और आपके क्लिनिक में हम आए तो यहाँ पे हमने देखा सामने पीछे आपके काउंटर पे यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर। इसकी क्या वजह है? सर मैं ना, रफ़ी साहब तो एक बहुत बड़े सिंगर तो हैं ही, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उन जैसा सिंगर कोई भी नहीं है। बहैसियत इंसान रफ़ी साहब बहुत अजीम इंसान थे। ठीक है। आज तक दुनिया उनको रफ़ी साहब के नाम से बोलती है। बिल्कुल। तो मोहम्मद रफ़ी साहब बोला जाता है। और मैं उनकी आवाज़ के साथ साथ उनके जो इखलाक और उनका जो किरदार था ना, मैं उनको अपना मेंटोर समझता हूँ, एक आइडियल समझता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ज़िंदगी के हर मुकाम पर मैं उनको फॉलो करूँ। इसलिए मैंने अपने मतलब जो है ना, मेरा इजहार इस मोहब्बत से कि मैं मेरे घर में ड्राइंग रूम में, मेरे बेडरूम में रफ़ी साहब की तस्वीरें, और मैं इनको देख कर कोशिश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है मैं भी थोड़ा सा कोशिश करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूँ। ठीक है। अच्छा सर, मौजूदा हालात में जो सिंगर हैं आजकल हमारे पास, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, पिछले नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, या और जितने हैं, उनमें से आपका फेवरेट कौन है? सर ये देखें ना कि ये जो मौसीकी है ना, एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और आजकल के लोग भी जो गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता, ना ही मेरी इतनी बसात है कि मैं किसी को कहूँ कौन अच्छा कौन बुरा है। सभी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज का जो है राहत साहब का नाम जो है, क्योंकि राहत साहब ने अभी अपनी गानों में या उनकी आवाज़ में अभी तक वो पुराना जो क्लासिकल टच है ना वो है, और उनके गानों की समझ भी आती है, कोई मीनिंग भी है। तो लिहाजा आजकल के सिंगर में राहत साहब का एक बहुत बड़ा मुकाम है। अच्छा ठीक। अच्छा सर, जो जिससे मोहब्बत होती है, सिंगर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, उसके बारे में जो है जानकारी होती है बंदे को, उसके बारे में रिसर्च होती है बंदे की। आपके रफ़ी साहब के बारे में कितनी रिसर्च है? उनकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या आपको याद हो, या कोई, क्योंकि आजकल के नौजवान उन्हें नहीं जानते, इतना जानते हैं, नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनकी सिंगिंग से वाकिफ़ नहीं है इतना ज़्यादा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जिस इंसान से इंसान को अकीदत होती है ना, किसी शख्स से, उसके बारे में हर वक्त वो तजस्सुस में रहता है, उसके बारे में तलाश जारी रहती है कि उसकी में अच्छी अच्छी बातें जो है ना हैं। रफ़ी साहब के बारे में तो हैं ही सारी अच्छी बातें हैं। मैं आप सुनाना शुरू होगा तो ये हमारा जो है ना सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा। रफ़ी साहब बहैसियत इंसान, बहैसियत अपना प्रोफेशनल, वो एक इतने अच्छे इंसान थे कि अपना काम किया और सीधे वापस घर चले गए, और बच्चों में टाइम स्पेंड करते रहे। बच्चों के साथ कैरम खेलना, बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना, और बच्चों के साथ ही बैठना, उनसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता था। और वो मैक्सिमम टाइम फैमिली को देते थे। बाकी उनके वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, और मैं उनमें से चंद एक बता सकता हूँ कि एक दफ़ा उन्होंने ये जब गाना गाया था 1964 में, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो उस वक्त के जो थे ना उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने रफ़ी साहब को एक ख़ास अशाइये पे बुलाया। तो उन्होंने उस गाने की बड़ी तारीफ़ की और रफ़ी साहब को बहुत एडमायर किया। और रफ़ी साहब से कहा उन्होंने बुरी महफिल में, और उनके वज़रा थे, पूरी कैबिनेट थी, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, मैं जो आपने इज़्ज़त दी मुझे, तो आप मुल्क के सरबराह हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी रेडियो पे मेरा नाम पुकारा जाए तो मुझे मोहम्मद रफ़ीक के नाम से पुकारा जाए, सिर्फ रफ़ीक ना कहा जाए। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े आशिक़ रसूल थे। अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें तो उनके बहुत ज़्यादा आपको जो है ना नातें और उसके अलावा दरूद शरीफ और हमदें बहुत मिल जाएंगी आपको। और वो जो रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन लेता है ना, तो फिर वो कहता है वाकई रफ़ी साहब बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। ठीक है। अच्छा सर, उनका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका? सर उन्होंने ज़िंदगी का कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पे गाने ना गाए हो रफ़ी साहब ने। ठीक है। जहाँ तक मेरी तलाश है, अभी तो मैं मतलब मेरी उस वक्त एज थी तकरीबन, उस वक्त मैं था 10 साल का। ठीक है। कि रेडियो
सुबह अपना रेडियो पाकिस्तान ऑन था, 7 बजे की खबरें चल रही थी, तो उससे पहले मुझे रफ़ी साहब के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है। तो मेरे अब्बू भी घर पे थे, तो रेडियो पे खबर चली कि बड़े सगीर के माया नाज गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब रात को आर्ज़ा कलब में मुब्तला होकर इंतकाल फरमा गए। उस वक्त मेरे अब्बू ने यकबस्ता के आवाज़ निकल, ओहो रफ़ी साहब वफात पा गए। तो मैंने उनसे पूछा कि रफ़ी साहब कौन थे, तो मेरे अब्बू ने कहा कि रफ़ी साहब बहुत अजीम इंसान थे। ठीक है। तो मैं उस वक्त से फिर मैंने सुना कि मैंने रफ़ी साहब, दैन फिर अब्बू ने मुझे बताया रफ़ी साहब के बारे में। तो फिर ये 1980 1 अगस्त से मेरा उनसे प्यार है रफ़ी साहब से। उसके बाद जब भी जो ज़माना आया फिर मैं रफ़ी साहब के बारे में एक्सप्लोर करता है। अभी भी रफ़ी साहब के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता, और इस बात को तकरीबन आप समझ लें कि 1980 से लेके आप 2023 है, 43 ईयर्स हो गए हैं उनको वफात पाए हुए, लेकिन अभी भी उनकी ज़ात के ऊपर बहुत कुछ अभी मालूम करना ड्यू है हम पे। ठीक है। अच्छा, उनका कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट, और आप अक्सर जो है गाड़ी में जाते आते हैं या घर में कहीं गुनगुनाते रहते हैं? जी, वो हमें अगर गुनगुना के सुनाएंगे। जी सर, वो मैं गुनगुना तो मैं नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी जसारत नहीं है, लेकिन जो ना उनके गाने बहुत ही गाने, मतलब ज़िंदगी का हर मौजू गाने हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा गाना है ना जो उनकी ज़ात पे फिट होता है वो 1970 में मूवी थी पगला कहीं का। उसमें उन्होंने गाना गाया था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ठीक है, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो ये गाना अगर सुना जाए तो रफ़ी साहब में इसमें बिल्कुल उनकी ज़ात पे फिट आता है कि हम जब भी गाना सुनते हैं तो बेख्तियार हम जो है ना गुनगुना उठते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक मेरा लाइट मोड में थोड़ा सवाल है कि जो भी ज़्यादा गाने सुनता है या मौसीकी की तरफ राग़िब होता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि वो यहाँ तो मोहब्बत में नाकाम होता है, यहाँ आशिकी चल रही होती है उसकी, या इस तरह आपको कोई इस तरह का मामला था यहाँ के? वैसे ही होता होगा ऐसे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने अगर MBBS किया है तो मैंने रफ़ी साहब के गाने सुन के बैकग्राउंड में आहिस्ता आवाज़ में गाने चल रहे होते थे, रफ़ी साहब के कैसेट होती थी उन दिनों में, तो हॉस्टल लाइफ में तो मैं साथ साथ पढ़ता था। ठीक है। और लड़के जब भी कोई होते थे बोर पढ़ के, तो वो मुझसे ज़्यादा पढ़ते थे, तो वो आते थे, यार रफ़ी साहब का गाना सुनाओ, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, पेपर सर पे है, तो मैं फिर उनको कोई ना कोई गाना सुनाना, उन्हें लाइट मोड होकर चले जाना, कोई भी गाना होना मेरे पास ही आना कि यार ये गाना सुना दो हमें। तो मैंने गाना सुना रफ़ी साहब का, लोग लाइट हो जाते थे और हमें बड़ी आसानी हुई पढ़ने में। मुझे तो लेसन याद करने में मुझे रफ़ी साहब के गानों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अच्छा, आजकल के नौजवान जो हैं वो आजकल जो नए सिंगर आ रहे हैं, जैसा कि चाँद फ़तेह, जानते हैं आप चाँद फ़तेह? जी सर, मैंने अब नहीं नाम सुना। जैसा कि ये हमारे साहब ने ख्वाजा साहब बैठे हैं, ये चाँद फ़तेह अली खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी सर। और ये पुराने सिंगरों को नहीं सुनते, आजकल के जो नए चेहरे आ रहे हैं उनको ज़्यादा सुनते हैं। उन्हें क्या पैगाम देंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर साहबा, या इनको सुनना चाहिए? या देखिए जी, अगर आप ना खुद से ही सर्च करें, आजकल बच्चे माशाल्लाह हाथ में एंड्रॉयड, हमारे पास ये सहूलियत नहीं थी ना, हम लोग तो बस कैसेट जाना, मार्केटों में जाना, गाने तलाश करने, एक एक गाने को ढूंढना, फिर अपनी सिलेक्शन के एल्बम मैंने तैयार करवाना, तो उसमें बड़ा टाइम लगता था हमें ना, और खजल ख्वारी बड़ी थी। लेकिन अब ये कि अब तो हर चीज़ जो है ना यूट्यूब से मिल जाती है, मुझे भी मिल जाती है, मैं गाने, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर रफ़ी साहब का गाना सुना जाए और उसको ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप, मैं समझता हूँ, देखिए मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये शोर शराबा जो है ना, ठीक है आजकल नौजवान नस्ल है उनको पता नहीं रफ़ी साहब के बारे में, लेकिन रफ़ी साहब को सुनेंगे देन आप बात करें कि इसमें क्या पैगाम था और क्या उसमें हमें वो आइडियाज़ दिए हैं। ज़िंदगी का कोई मौजू हो कि एक मज़दूर से लेके, एक डॉक्टर से लेकर, एक इंजीनियर तक, एक टीचर तक, जितने भी पेशे आते हैं ना, रफ़ी साहब ने हर पेशे के मुताबिक गाना गाया है। ठीक है। दूसरे रफ़ी साहब की ये खसूसियत थी कि वो अपने उस गाने की सिचुएशन के मुताबिक और आगे जिस पे लिपसिंग होनी है जिस अदाकार के बारे में, उसके मुताबिक अपनी आवाज़ को ढाल लेते थे, जो कि किसी और में ये कमाल ना था, ना है, ना होगा। मेरा दावा है ये वाला। ठीक है। अच्छा सर, ये तो रफ़ी साहब के बारे में बातें हो गई। एज अ डॉक्टर, आजकल क्योंकि आपको पता है कि जो वबा जो है स्मोक की, उसके हवाले से हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? सर, स्मोक जो है ना, स्मोक एक हमारी अपनी ही बनाई हुई वबा है जो हमने फैला दी है। ये धुआं, ये आग लगाना, ये भट्टों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, गाड़ियाँ 2 स्ट्रोक चल रही हैं, गाड़ियों की कंजेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मतलब लोगों ने ट्रैवल करना, अपनी अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, इकट्ठे ट्रैवल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल जो है उसको कम चलाया जाए। तो ऊपर से ये मौसम भी ऐसा है कि इसमें खुश्की है और धुंध काफ़ी ज़्यादा, तो ये मिलकर स्मोक बनाती है।
स्मोक हमने खुद पैदा की है, इससे बचना भी हमने खुद ही है। अपनी मूवमेंट्स को, अपनी हरकत को कम से कम करें, अपने चेहरे को, आंखों को कवर करें, बाइक पे जब जाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं, मास्क लगाएं और ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकलें हम। यही चीज़ें हैं। और ये जो स्मोग है, ये फॉग और ये धुएँ से ज़्यादा ख़तरनाक है। फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, साइनस की बीमारियां, उसके बाद जो COPD के मरीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके अलावा हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश यही है कि जो ओल्ड एज हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल घर में महदूद रहना चाहिए। हाँ, नौजवान जनरेशन को निकलना पड़ता है बाहर, लेकिन वो अपनी प्रोटेक्शन करके निकलें तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होता। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात करवाई है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और इस बात से आपने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के कितने बड़े फ़ैन हैं। और आखिर पे जो उन्होंने पैगाम दिया स्मोक के वाले से, मुझे उम्मीद है कि आप उसमें एहतियात बरतेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैफुल्लाह को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनशाइन डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।